नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा एक लाइलाज बीमारी की। किसी को लाइलाज बीमारी हो जाती है, भगवान ना करे आपके साथ, आपके परिवार में किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन फर्ज कीजिए किसी को कैंसर डिटेक्ट हो गया और अर्ली स्टेजेस में नहीं, चौथी स्टेज में, तो डॉक्टर दवाई तो देते रहते हैं, लेकिन आप दुआ के सहारे जिंदगी के साथ जंग लड़ने को मजबूर हो जाते हैं। या आपको अल्जाइमर्स, पार्किंसंस हो गया, लगातार आपकी सेहत बिगड़ती जाएगी, आपको दिक्कतें आती रहेंगी एक के बाद एक, और एक दिन आप जिंदगी के साथ वो जंग हार भी जाते हैं। दवाएं काम नहीं करती, दुआओं के सहारे आप जितनी जिंदगी की डोर खींच सकते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं। पर यहां पर मैं एक ऐसी लाइलाज बीमारी की बात करने वाला हूं जिसमें दवा तो दी ही नहीं जा रही, जो डॉक्टर है वो दवा दे ही नहीं रहा, और दुआ जिससे की जा रही है वो सुनवाई नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, जिसमें लगातार एक अंतहीन आग लगी हुई है। और जो डॉक्टर हैं, यानी कि हमारी सरकार, हमारी सरकारें, कोई सुनवाई नहीं, और जिससे दुआ कर रहे हैं भगवान, यहां पर वो बाजार है कि जी बाजार के हवाले हैं कीमतें। बाजार तो सुनवाई करता नहीं है किसी की। पिसता कौन है? आप, मैं, हम सब, आम आदमी लगातार पिस रहा है। आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, वही अब शब्द भी खत्म हो गए हैं। बकरा किस्तों पर कहूं, अंतहीन कहानी कहूं, क्या कहूं, इतनी बार मैं कार्यक्रम कर भी चुका हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यह मुद्दा आम आदमी से जुड़ा है, तो हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे। 35 पैसे पेट्रोल डीजल बढ़े, अब पेट्रोल 120 पार कर गया है और डीजल 110 रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। श्री गंगानगर में 120 रुपए 26 पैसे पेट्रोल, डीजल 111 रुपए 15 पैसे। दिल्ली में 108 रुपए 29 पैसे हो गया है पेट्रोल, 110 का आंकड़ा छूने वाला है। मुंबई में तो 115 के नजदीक पहुंच गया है, 114 रुपए 14 पैसे। जयपुर में 115 रुपए पार कर गया है, 115 रुपए 47 पैसे। भोपाल में 117 रुपए 1 पैसे, और डीजल भोपाल में 106 रुपए 40 पैसे। परभनी महाराष्ट्र में 106 रुपए 51 पैसे, 106 रुपए 75 पैसे जयपुर में। कहानी ये कि पिछले 28 दिनों में 6 रुपए 65 पैसे डीजल महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, और 7 रुपए 15 पैसे डीजल महंगा हो गया है। एक महीने में 7 रुपए 10 पैसे पेट्रोल महंगा और डीजल 8 रुपए 40 पैसे। थोड़े आंकड़े बता दूं, इस साल की शुरुआत में पेट्रोल, दिल्ली का आंकड़ा बता रहा हूं, 83 रुपए 97 पैसे था, आज 108 रुपए 29 पैसे, 24 रुपए 32 पैसे बढ़ चुका है। डीजल 74 रुपए 12 पैसे था, 97 रुपए 2 पैसे हो गया है, 22 रुपए 90 पैसे। यह बढ़ोतरी है। और पिछले 18 महीने में, पिछले साल मई में आपको ध्यान होगा, 30 रुपए से भी नीचे, $30 पर बैरल से भी नीचे कच्चे तेल की कीमतें आ गई थी, $18 पर बैरल भी आई थी, तो हमें राहत नहीं मिली थी। सरकार ने एक्साइज की सौगात दे दी थी, 10 रुपए पेट्रोल पर एक्साइज बढ़ा दी, 13 रुपए डीजल पर। मई से अब तक 36 रुपए पेट्रोल बढ़ चुका है और 26 रुपए 58 पैसे डीजल बढ़ चुका है। पर कोई चिंता नहीं। कुछ महीने पहले कैबिनेट फेरबदल हुआ था, मंत्रालय रीएलोकेट किए गए। तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान को हटाया गया, हरदीप पुरी को लेकर आया गया। लगा कि नहीं, पेट्रोल को लेकर सरकार संवेदनशील है, लेकिन सन्नाटा, पूर्ण चुप्पी साध रखी है सरकार ने कि सरकार यह कहे कि हां हम थोड़े परेशान हैं, हम लोगों के बारे में चिंतित हैं, हम कोई ना कोई तरीका निकाल रहे हैं। कोई वार्ता नहीं, कोई चर्चा नहीं कि आम आदमी मान जाएगा। और यहां पर यह बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो ये पेट्रोल डीजल पर बढ़ती कीमतों की मार है, ये सबसे ज्यादा गरीबों पर पड़ती है। यह रिग्रेसिव टैक्सेशन है, इकोनॉमिक्स में इसे कहते हैं। अमीर आदमी है, मर्सिडीज, पजेरो, बीएमडब्ल्यू, उसमें घूम रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देखता भी नहीं कितने का बिल आया, गया, गाड़ी लगाई, टैंक फुल और चल दिए। आम आदमी पैसे गिन गिन कर देने पर मजबूर हो जाता है। गरीब पर सबसे ज्यादा मार पड़ती है इसकी। और गरीब के साथ मैं किसानों को जोड़ना चाहूंगा। यह कटाई और बुआई दोनों का सीजन है। खरीफ की जो फसल है, खास धान, उसकी कटाई चल रही है, धान मंडी में भी पहुंच गया है। और रबी गेहूं के लिए, आलू के लिए, राई के लिए खेत तैयार किए जा रहे हैं। आज खाद की बात नहीं करूंगा, उसकी तो किल्लत है ही, डीएपी की। लेकिन डीजल की बढ़ती कीमतों का कटाई पर, बुआई पर कितना असर पड़ता है, इसकी एक वानगी देता हूं। पंजाब का उदाहरण देता हूं आपको। एक स्टडी की थी रंगनाथन चंद्रशेखर राव और घनश्याम पांडे ने, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बड़ा जाना माना इंस्टीट्यूट है। इन्होंने पाया कि 1 एकड़ धान की खेती की जाए तो 117 लीटर डीजल लगता है, और गेहूं की खेती में 1 एकड़ में 83-84 लीटर डीजल लगता है। अब मैंने आपको बताया पेट्रोल डीजल की कीमतों में 18 महीने में, डीजल की बात कर रहा हूं, 26.5 रुपए से ऊपर का इजाफा हो गया। 100 लीटर मान लीजिए, 2600 रुपए आपकी कीमत बढ़ गई। 1 एकड़ में 20 क्विंटल गेहूं होता है, 30 क्विंटल के करीब धान। आप 72 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य धान का बढ़ा देते हैं। सिर्फ डीजल में जो लागत है वो 200 रुपए के करीब बढ़ गई। एक अंदाजा आपको दे रहा हूं, 13% जो देश में तेल आता है, हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, उसका 13% खेतीबाड़ी में इस्तेमाल होता है। पंजाब में 5,20,000 ट्रैक्टर्स हैं, 17,000 कंबाइंड हार्वेस्टर्स हैं। इसके अलावा 75,000 स्टबल मैनेजमेंट मशीन्स, वो पराली की, अभी 1 महीने बाद हम चिल्लाने लगेंगे अरे पराली ने धुआं कर दिया, तो धान की कटाई के बाद पराली को मैनेज करने के लिए 75,000 मशीनें। सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूं, सब डीजल पर चलती हैं। मैं आज फल फूल सब्जियां, इनके दामों में जो आग लगेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है 70% तेल आवाजाही में ही इस्तेमाल होता है, और जो ट्रक्स हैं वो 28.25% देश के डीजल की खपत करते हैं। इन्हीं में ये जरूरी सामान आते हैं, तो इनमें आग लगनी तो तय है। और जो ये हवाला दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में आग लगी हुई है, हम करें तो क्या करें। मेरी टीम ने आज थोड़ी रिसर्च की, पड़ोसी मुल्कों के दाम बताता हूं। globalpetrolprices.com एक साइट है, आप भी जाइए, वहां पर सीधा वो पहले डॉलर्स में रेट दिखाएंगे हर देश के, उसमें कहिए इंडियन रुपीस, तो क्या निकला, 1 लीटर पेट्रोल पाकिस्तान में 59 रुपए 27 पैसे का है भारतीय रुपए में, नेपाल में 81 रुपए 29 पैसे, बांग्लादेश में 77 रुपए 99 पैसे, अफगानिस्तान में 53 रुपए 94 पैसे, चीन हमारे नजदीक है थोड़ा,
95 रुपए 42 पैसे, श्रीलंका 68 रुपए 35 पैसे, भूटान 81 रुपए 54 पैसे। अमेरिका के भी रेट हमने खंगाले 73 रुपए 82 पैसे। तो यहां पेट्रोल 120 रुपए के पार क्यों हो रहा है, चर्चा करेंगे आज हम, फिर चर्चा करेंगे, सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे, सरकार तक आवाज पहुंचाएंगे आम आदमी की, और वो क्या कह रहा है उनकी बात भी सुनिए। हम लोग के डीजल के जब जोताई पहले करते थे, पहले की अपेक्षा है कि 30 रुपये 40 रुपये कट्ठा जोताई होता था, आज 100 रुपये कट्ठा हो गया जोताई। 110 रुपये डीजल है, जोताई में प्रॉब्लम हो रहा है। पेट्रोल डीजल से बहुत ही परेशान है सर। हम किसान हैं, डीजल से हम अपने हकाई जुताई भी नहीं करवा पा रहे सही ढंग से। और अभी क्या नमी की वजह से ट्रैक्टर एक तो डीजल ज़्यादा खा रहा है, तो उसकी वजह से हम हकाई जुताई भी नहीं करवा पा रहे। और डीजल दिन पे दिन बढ़े ही जा रहा है, रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा। पहले डीजल 80 रुपये था, आज 110 रुपये है। पहले 300 रुपये घंटा में ट्रैक्टर चलता था, आज 800 रुपये घंटा में चल रहा है। अभी बहुत परेशानी है, फसलें नहीं हो रही है, लहसुन का भाव नहीं है, डीजल का भाव बहुत महंगा पड़ रहा है, फसलें हो ही नहीं, सोयाबीन बिगड़ गई। बहुत बार अंतर में देखने को मिल रहा है जी, काफ़ी महंगाई हो गई जी। ये खेती में काफ़ी खर्चा रहा और वो रेट नहीं मिले जो फसल मिलने चाहिए। सवेरे 2200 रुपये का मैंने ट्रैक्टर में तेल डलवाया है और बस टैंकी खाली है और सिर्फ 2 किले मैंने बाए हैं। सारा नुकसान ही है, कहाँ से लेंगे, किस तरह करें, खेती करनी मौत की। गवर्नमेंट ही नहीं सुनने वाली, आम पब्लिक मर रही है, इसके वजह सब चीज़ पे भाव बढ़ रहे हैं। बसेस और ट्रेन्स में जितना वक्त लगता है उससे जल्दी बाइक से पहुंचते हैं, लेकिन बाइक के लिए भी अब जो है पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि मुश्किल हो रही है चलाने में। इतना भाव बढ़ेगा तो कैसा चलेगा हमारा, एक तो काम धंधा बराबर नहीं है और खाने जीने के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। बहुत ज़्यादा असर पड़ा, जेब पे भी और माइंड पे भी असर पड़ रहा है इस चीज़ का। बहुत ज़्यादा दिक्कत है सर, इससे तो हमारा घर का सारा बजट खराब हो रहा है। बहुत बुरा हाल है, कमाई इतनी है नहीं, तेल इतना महंगा कर रहा है। पहले लोग क्या करते थे, इस पे मतलब क्या करते, प्रोटेस्ट करते थे, कुछ एफर्ट दिखाते थे, पर अब लोगों ने हिम्मत छोड़ दी, अब कुछ बोलते नहीं है, अब जैसा चल रहा है चल रहा है। जो दिन का दिन पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, इसमें हम लोग का बहुत तकलीफ हो रहा है। हम मिडिल क्लास फैमिली का बहुत प्रॉब्लम होता है, हर चीज़ का दाम हर रोज बढ़ता है, इसका तो कोई मतलब लिमिट नहीं है। तो आम आदमी का दम निकल रहा है, तेल निकल रहा है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, पेट्रोल डीजल की कीमत बनी लाइलाज बीमारी और पड़ोसी मुल्कों में तेल के दाम कम कैसे। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक, जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, केंद्र में भी और बिहार में साझा सरकार चलाते हैं, उनके प्रधान महासचिव केसी त्यागी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और देश के जाने माने अर्थशास्त्री विजय सरदाना इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो गोपाल बाबू, आंकड़े, डिटेलिंग आम आदमी भी जानता है पेट्रोल डीजल की, यह लाइलाज बीमारी बन गया है क्या? देखिए, मैंने इस बात पे स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं कि जहां तक किसानों की बात है, उसमें जो एमएसपी की कैलकुलेशन है उसमें इनपुट कॉस्ट का इनकॉर्पोरेशन रहता है। उसको सरकार उसमें जो कमिटी जो सीओपी है उसके जो प्राइजेस हैं उसमें इनपुट कॉस्ट सब लेके चलते हैं। तो वहां की बात मैं इतना कह रहा हूँ, समस्या है विकट, समस्या बड़ी है। भारत बहुत बड़ा अपना जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का खपत है वह इंपोर्ट करके करता है। तो उसमें एक तरीके से अभी प्रायोरिटी हमारी सरकार की है कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो और गरीब कल्याण के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके ऊपर सरकार अपना फोकस करे, क्योंकि कोविड के कारण गरीब, पिछड़ा वर्ग और जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी के हैं उन लोगों को के ऊपर त्रासदी का मार ज्यादा पड़ी है। गरीबों पर ही इन बड़ी कीमतों की मार सबसे ज्यादा पड़ती है पेट्रोल डीजल में। बिल्कुल पड़ती है। उसके कारण सरकार दो चीजों पे ध्यान दे रही है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, अभी 4.6% का इन्फ्लेशन
है जो कि अभी कंट्रोल में है। और दूसरा, किसानों की बात मैंने बता दी। तीसरी बात है कि सरकार के लिए ये आवश्यक है कि जो टारगेटेड जो फंड ट्रांसफर है उन लोगों को हो, चाहे किसानों को हो, चाहे मनरेगा में बेरोजगारी के भत्ता मिले, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना मिले, चाहे लोगों को नल से उनके घरों में नल का पानी मिले। इन सब योजनाओं में जो टीकाकरण की बड़ी योजना है, इन सब में सरकार इकलौता सूत्र, आवश्यकता महसूस कर रही है। इकलौता सोर्स आपके पास पेट्रोल डीजल की कीमतें बच गई। हाँ, आप डेटा यही अर्थशास्त्र है सरकार का कि पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में कितनी भी आग लग जाए, कोई लिमिट है क्या इसकी कि यहां जाकर रुकेगा? लिमिट है ना। क्या लिमिट है? मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि आप बजट की प्रक्रिया अभी फिर से शुरू हो जाएगी। आप देख लीजिए, बजट में इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स की जो है आमदनी, वह सरकार की कम हो रही है। प्रदेश सरकारों को जीएसटी के अंदर केंद्र सरकार की कमी होने के बावजूद भी प्रदेश सरकारों को 14% का हर साल का इंक्रीमेंट देते हुए केंद्र सरकार ने उनको जीएसटी के अंदर उनको पूरी तरह से रकम अदा की है। सरकार ने वैक्सीन और जितनी भी स्कीम्स हैं कोविड को लेके, उन सब में जो केंद्र सरकार और ने कोई सारा तरीका पैसा नहीं खर्च है, किया मतलब है। आपके पास पेट्रोल डीजल ही देश को फाइनेंस कर रहा है? नहीं, और तरीका मतलब यह है कि चॉइस है। इस वक्त बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये है, और हम लोग प्रदेश सरकारों के ऊपर भी जोर दे रहे हैं। सरकार को कोई चिंता है इसकी? सरकार चिंतित है कि आम आदमी का दम निकला हुआ है, तेल निकल रहा है? कोई चर्चा हो रही है? मैंने इसीलिए शुरुआती संबोधन में कहा कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर लाइलाज बीमारी में कुछ दवा तो देने की कोशिश करता है। यहाँ डॉक्टर तो सरकार है ना, सरकार क्या दवा दे रही है, क्या इलाज निकाला है, ये तो बताइए। पूरा बात बता रहा हूं। रिन्यूएबल एनर्जी, देखिए हमारे यहाँ एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा पेट्रोल के ऊपर इतने सालों से अगर पुरानी सरकारें जागरूक रहती तो हम अभी 70-75% अपनी पेट्रोल की खपत के लिए नहीं डिपेंड करते। हम लोगों ने अभी रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा टारगेट रखा। आज के समय में अच्छा, मतलब 7 साल बाद, 8 साल बाद किसी को लाइलाज बीमारी हुई है, इलाज के नाम पर आप कह रहे हैं पुनर्जन्म लो, पुनर्जन्म में आपको बिल्कुल स्वस्थ रखेंगे। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं हम क्या कर रहे हैं। 141 गीगाबाइट रिन्यूएबल एनर्जी अभी हम कंज्यूम करते हैं। अब हमने टारगेट रखा है 450 गीगाबाइट रिन्यूएबल एनर्जी का। नेशनल हाइड्रोजन मिशन बनाया। आपको सारी चीजें बता दूंगा। हाँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, पुनर्जन्म का इंतजार करें ना, ये तो 5-7 साल डाउन द लाइन होगा ना काम। अरे आप 2 साल रुकिए। अब जिस तरह से अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, अच्छा 2 साल रुके, आपने ये कह दिया 2 साल रुके, तब तक तेल की कीमतों में आग लगी रहेगी। नहीं, तब तक अगर इन्फ्लेशन दिक्कत होगी, किसानों की दिक्कत होगी, तो मतलब पेट्रोल भरवाते वक्त ये ध्यान रखें, इन्फ्लेशन जी 5% से नीचे है, महंगाई दर 5% से नीचे है तो कोई बात नहीं। अभी 120 दे रहे हो, 130 भी दे दो। नहीं तो महंगाई दर अगर नीचे है तो बजट, ये जो पेट्रोल के दाम भी तो उस महंगाई दर के अंतर्गत आ रहे हैं ना। अच्छा, तो फिर कैसे आप, मतलब आप तो संदीप जी इतने अच्छे अर्थशास्त्री को जानते हो, इतने सालों से इस चीज को डिबेट कर रहे हो। आप वस्तु स्थिति को क्यों डिनाई कर रहे हो? अगर 130 रुपया, 120 रुपया, 15 रुपया पेट्रोल है तो वह क्या इन्फ्लेशन की फिगर में उसका तो सब्ज बाग दिखा रहे थे आप, सब्ज बाग दिखा रहे थे। जब 74 रुपए था तब तो कहते थे बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ, तो बिल्कुल मोदी सरकार जब आई है तो इन्फ्लेशन उस वक्त 9.5% था यूपीए सरकार में। भ्रष्टाचार से लिप्त थे सारे मिनिस्टर, पैसा जनता का खा जाते थे। 1 रुपए में से 85 पैसा सरकारी खजाने में ही चला जाता था। 1987 की बात 2014 से जोड़ देते हैं, अब कितनी चीज जोड़ेंगे? अरे 35 रुपए पेट्रोल के वादे कर रहे थे ना आपके समर्थक, अभी रैलियां करते थे, बीजेपी की सरकार आएगी 35 रुपए पेट्रोल मिलेगा। बदनसीबी और खुशनसीबी की बातें होती थी। अब बदनसीब कौन है और खुशनसीब कौन है, ये बताइए ना। देखो, 1 रुपया अगर किसानों को हम ट्रांसफर करते तो पूरा उसके खाते में जाता है। पहले उसमें से 15 पैसा जाता था, तो इस फर्क को आप इग्नोर कर दोगे क्या संदीप जी? तो हम देते रहे, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी होती रहे। केसी त्यागी साहब,
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, जन कल्याणकारी काम बहुत हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों के पैसे जो आम आदमी को देने पड़ रहे हैं वो जन कल्याण का मामला नहीं है, उसकी परेशानी जन कल्याण में नहीं आता। ये संदीप जी, आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में लगभग सभी चीज़ों पर अपनी पैनी दृष्टि चलाई है, उसके बाद कुछ बचा नहीं है। और मेरे मित्र गोपाल जी सरकार के उस पक्ष को रख रहे हैं जो सरकारी पक्ष है, और कुछ अच्छे जो काम है, सबसे बड़ा काम जो किया वो भी किसानों ने किया, जिसका श्रेय सरकार को जाता है, लेकिन टोटल क्रेडिट किसानों का है। वो है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन। अगर किसानों ने इस कोरोना पीरियड में भी जो विकास दर है 3.4 ना रखी होती तो मैं सरदाना जी को भी, चूँकि बाजार के पैरोकार भी हैं, बाजार के जानकार भी हैं, तो मैं इनकी तरफ करना चाहता हूं गोपाल जी के बजाय। और मैं सरदाना जी, मैं आपकी जो वो है उसके आपसे मेरा कुछ नहीं है, मेरा ये कहना है एक माइंड सेट होता है। जैसे हम सोशलिस्ट बैकग्राउंड के हैं तो सरकार का दखल कुछ ना कुछ बाजार पर होना चाहिए। ये जो बहुत ज़्यादा मिनिमम गवर्नमेंट हो जाती है तो फिर मैक्सिमम लूट भी हो जाती है, इसका भी आप ध्यान रखें। अब जब फसलों के हम पैसे मांगते हैं, आप कहते हैं इन्फ्लेशन हो जाएगा, कंज्यूमर्स का क्या होगा। अब मैं आपके सामने लॉजिस्टिक लागत में वृद्धि से जो दाम बढ़े हैं वो आपके सामने बताना चाहता हूं। जितना बुरी तरह से महंगाई और उपभोक्ता परेशान हुआ है, जिंसों की ढुलाई सड़क मार्ग से होती है, यहाँ से मुंबई, यहाँ से कलकत्ता डीजल जाएगा, कितने रुपए उसके बढ़ जाएंगे। अब जो आप बता रहे थे संदीप जी, 18 महीने में 36 रुपये लीटर तो बढ़ा है पेट्रोल और 26.5 रुपये पर लीटर बढ़ा है डीजल। अब अगर विदाउट टैक्सीज इसको रिड्यूस करो तो पेट्रोल होना चाहिए 66 रुपये, आपने अभी अपनी ये साउथ एशिया के अन्य मुल्कों का बताया, और डीजल होना चाहिए 55 रुपये। एक तो सरदाना जी आप बाजार के पैरोकार और वो भी जानकार भी हैं। हमारी जो जिसका जिक्र संदीप जी ने किया, अब हमारा बुआई का टाइम है और थ्रेसिंग का टाइम है। अगर अब हमें डीजल जो है ब्लैक में मिलेगा या नहीं मिलेगा या महंगा मिलेगा, तो ये भी मानो भाई आप, अब मैं चीनी का देख रहा हूँ 44 रुपये किलो चीनी, 3100 रुपये क्विंटल की आपने 3500 कर दी। अब हम 58-54 मांगते नहीं, यमुनानगर के किसान का बयान मैंने सुनवाया, उसकी पीड़ा दिखाई। वो कह रहा है ट्रैक्टर मैंने टंकी फुल कराई 2200 रुपए की, 2 किले बहाए, यानी कि 10 बीघे में उसने बहाई की, और वो 2200 रुपए का डीजल गया, टंकी खत्म। हाँ, तो जो लॉजिस्टिक्स लागत से जब वृद्धि होगी सब चीज़ों की, अब जब किसान के लिए हम कहते हैं, क्योंकि बड़ी इकोनॉमी यही होगी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपका ट्रेड, आपका सर्विस, सब एक तरफ, और रूरल सेक्टर का जो किसान का है वो एक तरफ। अब इस बुआई में कितना जो हो रही है, थ्रेसिंग हो रही है, बुआई हो रही है, तो जो हमारे, एक तो हमें खाद नहीं मिल रहा भाई, खाद पे किसने कहा 128 रुपये 130 रुपये बढ़ा दो पर बैग, किसी से पूछते हो क्या आप? मैं आंकड़े लिए हुए हूं और सरदाना जी आप ही को एड्रेस कर रहा हूं। दुगनी कीमत हो गई है स्टील की, आप मने करो नहीं हुई। दूसरी बार बढ़ रहे हैं दाम एसी के, फ्रिज के, कॉपर के दाम दुगने हो गए हैं। हमारी 58-54 भी आपको बुरी लगती है। तो ये माइंड सेट की भी लड़ाई है संदीप जी। क्या हम गांव की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करके देश को महान बनाना चाहते हैं, या इंडस्ट्रियल और बड़े शहरों को सशक्त बना करके देश को बड़ा बनाना चाहते हैं? मैं गांधी के रास्ते पर हूं, मैं लोहिया जयप्रकाश के रास्ते पर हूं। नहीं, वो विचारधारा की लड़ाई नहीं है। देखिए, ये आम आदमी की लड़ाई है। एक सेकंड केसी त्यागी साहब, आपने जो मोटी मोटी बात कही, विजय सरदाना आप रिस्पॉन्ड कीजिए, रागिनी आपके पास फिर आता हूं। गरीब आदमी पर, और अब कटाई और बुआई का क्योंकि सीजन है, मैं किसानों को इसलिए जोड़ रहा हूं, विजय सरदाना, ज्यादा मार इन पर पड़ती है ना। ये पेट्रोल डीजल की टैक्सेशन रजीम कुछ ऐसी है। बिल्कुल, देखिए संदीप जी, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने और त्यागी साहब ने कही,
देखिए, कुछ हकीकत हमारे सामने है और ये हकीकत एक सर्वे होता है हर 2 महीने में जो आरबीआई भी करता है, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, जिसको कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन सर्वे भी आप बोलते हैं। कंज्यूमर सेंटिमेंट सर्वे इसलिए जरूरी होता है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को उस हिसाब से प्लान करें। आपके जितने पैरामीटर हैं, अगर मैं उदाहरण आपको दूं, 5 पैरामीटर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस किसी भी देश का बताते हैं और सरकार को उसका मैसेज मिलता है। उसमें सिर्फ एक पैरामीटर ऐसा है जहां कंज्यूमर भी इस देश का बोल रहा है, ये आरबीआई का सर्वे है, वो ये कहता है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में जो प्राइस लेवल है, जिसको आप इन्फ्लेशन बोल रहे हो, इस पे हमें भरोसा नहीं है, ये आने वाले दिनों में स्थिति बिगड़ेगी। ये कंज्यूमर कह रहा है, देश का कंज्यूमर कह रहा है। आरबीआई के गवर्नर ने ये कहना है, जब मौद्रिक नीति का ऐलान कर रहे थे 15 दिन पहले, इस ओर इशारा किया था साफ। बिल्कुल। देखिए क्या हो रहा है, दुख की बात क्या हो रही है संदीप जी, कि अगर हम पूरा बास्केट देखें, अब सरकार की स्थिति को देखो, सरकार कहां पे क्या कंफ्यूजन में है, ये सरकार बेहतर बता पाएगी हमारे से। लेकिन अगर आप पूरा बास्केट देखते हैं इन्फ्लेशन में, उसमें सरकार का ये कहना है कि साहब देखिए, सब्जियों के दाम कम आ गए, जूते कपड़े के दाम कम आ गए, लेकिन पेट्रोल के दाम ऊपर चले गए, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऊपर चली गई, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ऊपर चली गई। तो 2-3 चीजें ऊपर चली गई, 2-3 चीजें नीचे चली गई, कुल मिला के महंगाई कंट्रोल में है। अब समस्या ये है कि ये जो इक्वेशन है, जिस चीज को आप बोल रहे हैं, जूता कपड़ा तो किसान या आम आदमी रोज नहीं खरीदता, ये भी हमें समझना पड़ेगा। हाँ। अगर हम कंज्यूमेबल्स के ऊपर रेट बढ़ाते हैं तो उसका असर पड़ता है और उसमें भी एक चीज में 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं विजय भाई, 1.5 साल से बहुत सारे दुकानदार स्टॉक लिए बैठे हुए थे, दुकानें खुली नहीं थी, पुराना स्टॉक निकाल रहे हैं, सस्ते दाम पर निकाल रहे हैं, इसीलिए उनके दाम भी कम है। दरअसल नहीं तो इनपुट कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं कि देखिए, कुल मिला के हम जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं, जो त्यागी साहब हमसे अच्छी तरह जानते हैं। मेरा ये कहना है कि भारत सरकार को, और ये अपने आप में एक रिसर्च का सवाल है, कि जब पूरे देश में पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे भी कह रहा है कि ये महंगाई मार रही है, उसके बाद भी एक डेमोक्रेसी में अगर सरकार उस पर कोई कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है, आपको अजीब लगता है कि चर्चा मात्र भी नहीं हो रही, लेश मात्र चर्चा, कि हम एक्साइज घटाएं या राज्यों को प्रोत्साहित करें कि वो वैट घटाएं या हम इसे जीएसटी के दायरे में लाए, कोई चर्चा नहीं, नीलबटे सन्नाटा। नहीं, देखिए मैं उस पर आ रहा हूं संदीप जी, 1 मिनट दीजिए। पिछली बार भी हमने ये कहा था कि सरकार को एक साइकोलॉजिकल लेवल, जिसको हम हर इकोनॉमी में एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, मेरा ये सुझाव था कि क्या हम ये मान सके कि जो उस समय 102 रुपए रेट था, 100 रुपए पार हुआ था, आप ही का प्रोग्राम था, तब हमने ये कहा था कि सरकार को एक साइकोलॉजिकल लेवल तय कर लेना चाहिए कि अगर 110 से ऊपर जाएगा तो हम इंटरवीन करेंगे। जैसा सरकार ने खाद्य तेलों में किया कि जब रेट ऊपर गए उन्होंने कस्टम ड्यूटी घटा दी, उन्होंने बाकी चीजें घटाने की कोशिश करी ताकि कंट्रोल में आए इन्फ्लेशन। लेकिन आज पेट्रोल के ऊपर 58% एवरेज टैक्सेशन है इस देश में। और दुख की बात क्या होती है कि जैसे ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में रेट बढ़ता है, टैक्स भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो परसेंटेज बेसिस पे। एग्जैक्टली। तो मेरा निवेदन सरकार से ये है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि 50 रुपए पर लीटर हम लेंगे, अब चाहे जो भी अंतरराष्ट्रीय बाजार का रेट हो, हम सिर्फ उस पर 50 रुपए जोड़ेंगे, हम परसेंटेज में नहीं जोड़ेंगे। नहीं, ये क्यों नहीं किया जा सकता, यही तो सवाल है रागिनी। अगर मई में, पिछले साल मैंने मई का उदाहरण इसीलिए दिया, कंपैरिजन मैंने किया, 18 महीने पहले क्या था, तेल के दाम, कच्चे तेल के दाम क्रैश कर जाते हैं, तो फायदा देने के बजाय कि हाँ भाई देश में अभी पैसे की जरूरत है, 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी जाती है पेट्रोल पर, 13 रुपए डीजल पर, तो अब वो घटाई भी तो जा सकती है। संदीप जी, मुझे बड़ा आश्चर्य है इस बात का, बहुत बड़ी विडंबना है ये कि भूखमरी के कारण, महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण देश की जनता दर दर की ठोकरें खा रही है। और हर उस कार्यक्रम में जब आपने महंगाई पर चर्चा करने की कोशिश की, भाजपा के प्रवक्ता केवल महंगाई दर की बात करके उस दर दर की ठोकरों को कहीं बुलाने का काम कर रहे हैं, आंख मिचोली खेलने का काम कर रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पर, मैं इसी से शुरू कर। तो आप देखिए, अगर वैट
जो कि राज्य सरकारों के ऊपर ठीकरा फोड़ने का काम केंद्र सरकार लगातार करती जा रही है, तो 2013-14 में जीडीपी का 1.1% औसतन राज्य वैट के रूप में वसूलते थे। वो आज 2020-21 में भी 1% ही है, यानी कि उसमें इजाफा नहीं हुआ, थोड़ा सा कम ही हुआ है। और इसके ठीक उलट देखिए, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की वसूली 2013-14 में 0.8% थी, वो मोदी सरकार ने 2020-21 में बढ़ाकर 1.9% कर दी है, यानी दुगनी से भी ज्यादा कर दी है। तो एक तरफ लगातार प्रदेश सरकारों से ये अपेक्षा करते हैं कि जहां वैट उन्होंने बढ़ाया ही नहीं पिछले 7-8 सालों में, वो कम कर दें, और खुद जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को वो लगातार बढ़ा के दुगना कर चुके हैं। नहीं तो पर आप दबाव बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? विपक्ष क्या कर रहा है रागिनी? मैं आपको बता रही हूँ, एक मिनट मुझे बीजेपी ने सड़कों पर तांडव मचा दिया था पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दामों को लेकर। आपकी नेता, एक मिनट सुनिए ना, आपकी नेता 40% हम महिलाओं को, लड़कियों को टिकट देंगे उत्तर प्रदेश में, ई स्कूटी देंगे, स्मार्टफोन देंगे। पेट्रोल के दामों पर विपक्ष में भी खामोशी क्यों है? संदीप जी, आपने तारतम्य बिगाड़ दिया। मैं ये कॉर्पोरेट, पहले मुझे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को कम क्यों नहीं करेंगे, ये इसका भी मैं आपको जवाब देती हूँ। आपने ये सवाल पूछा था सरदाना जी से, मुझे लगता है वो मेरी बात से सहमत हो। जब आपका कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन कम होता जाएगा, जो मित्रों है ना मोदी जी के, उनका टैक्स कलेक्शन कम होता जाएगा, 3.5% से घटकर 2.3% हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? तो आपको जनता से वसूली करनी पड़ेगी। तो अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स रेट को घटाकर 30% से 22% ले आएंगे, तो आपको जनता की फ्यूल एक्साइज ड्यूटी वसूलने का काम करना पड़ेगा। तो आप अपने दोस्तों को मदद पहुंचाने के लिए, कॉर्पोरेट घरानों को मदद पहुंचाने के लिए जनता की जेब काट रहे हैं। अब आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, विपक्ष की पूरी भूमिका कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है अनुराग भदौरिया भी इस बात से सहमत होंगे, और तमाम और विपक्ष के नेता, चाहे सदन में बात उठानी हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, चाहे सड़क पर उतरना हो, हम लगातार कर रहे हैं। पर एक सवाल मैं और जानना चाहती हूँ, खास तौर से भाजपा की आदिशक्ति महिला नेत्रियों से, जो प्याज अपने गले में डालकर रसोई एलपीजी सिलेंडर को गोद में रखकर प्रदर्शन करती थी, आज उनकी अंतरात्मा कहाँ अंतर्ध्यान हो गई है? और तमाम मोदी और भाजपा के समर्थक लाला रामदेव वाले जो कहते थे कि काला धन आएगा, 15 लाख आएगा, तो 35 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा, 300 रुपए के एलपीजी सिलेंडर मिलेगा, वो कहाँ गायब हो गए? ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से तीन। तो ये सारी तो नैतिक दबाव बनाइए ना। 2013 में मनोहर पर्रिकर ने गोवा में 0 वैट कर दिया था। यूपीए पर, कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार पर दबाव बनाने के लिए आप क्यों नहीं करते? संदीप जी, बार बार राज्य सरकारों के ऊपर उंगली उठाना क्या जायज है, जब भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा प्रदेश सरकारें हैं, खुद अपने प्रचंड बहुमत वाली, या फिर अपने घटक दलों के साथ जो चल रही है? आप पूछिए ना, यहाँ पर केसी त्यागी जी बैठे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आज भोपाल में 117 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, क्यों नहीं पहले लीड फ्रॉम एग्जाम्पल करते? व्हाई डोंट यू लीड बाय एग्जाम्पल? जवाब दो गोपाल अग्रवाल, आप ये सवाल लगातार उठाते आए हैं कि नहीं वैट क्यों नहीं घटाते। अरे भाई, कांग्रेस की तो अपने बलबूते पर 3 राज्यों में सरकार है, 2 में साझी हैं तो 5 मान लीजिए, 17 राज्यों में तो आपकी सरकार है ना। योगी आदित्यनाथ से बोलिए, शिवराज सिंह चौहान से बोलिए, नीतीश कुमार साहब को बोलिए, केसी त्यागी को बोलिए, ये वैट घटा दें। ये खेल कब तक चलेगा? मैं दो बातें कहना चाहता हूं। ये अभी रागिनी जी बोल रही थी कि हम लोग तो जो वैट है वो बढ़ाते नहीं, वैट है एड वैलोरम। अभी आपको सरदाना जी बता देंगे, मैं भी बता देता हूँ। वो अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बढ़ते हैं, वो परसेंटेज ऑफ प्राइस है, फिक्स नहीं है वो पर लीटर का, तो उन्हें बढ़ाने की जरूरत नहीं है प्रदेश सरकारों को। ये एक पक्ष है, केवल एक ही पक्ष है, और भी पक्ष होंगे। नहीं, वैट घटाने की बात करते हैं। 17 राज्यों में आपकी सरकार है ना, आपके मुख्यमंत्री क्यों नहीं घटाते वैट? मैं कर रहा हूं ना, आपकी बात का जवाब दूंगा ना। मैं आपकी बात की जवाब दूंगा। दूसरी बात है कि ये कह रहे कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया, ये कर दिया। अरे इनडायरेक्ट टैक्स भी तो जीएसटी में 28% से 18% मैक्सिमम कर दिया हमने, तो वह क्यों नहीं? और प्रदेश सरकारों को जो 14% से इंक्रीमेंट के हिसाब से 2014 से पूरा वैट क्यों नहीं घटाते? 17 राज्यों में एक्साइज नहीं घटा रहे, वैट घटा दो। हम तो बता ही रहे हैं कि जो
जो पेट्रोल प्राइसेस हैं, इसमें जो टैक्स कंपोनेंट है उसको हमारी सरकारें जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक माध्यम की तरह इस्तेमाल कर रही है। वो आवश्यक है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं इसीलिए है। पूरी दुनिया तो में ये जो- सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल डीजल पर हमारे देश में लग रहा है। पाकिस्तान में 59 रुपए 27 पैसे भारतीय रुपए में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। नेपाल में 81 रुपए 29 पैसे, बांग्लादेश में 77 रुपए 99 पैसे। हमारी अर्थव्यवस्था को कंपेयर मत करो। पाकिस्तान कटोरा लेके विश्व के सामने बांग्लादेश की भिखारियों की सकल तरह घरेलू घूम रहा है। उत्पाद इस वक्त भारत से ऊपर है। बांग्लादेश में कैसे बिक रहा है 77 रुपए 99 पैसे। तो मैं तो कह रहा हूं उनका कॉर्पोरेट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स देखिए, वहां जीएसटी लागू है क्या 18% हाईएस्ट स्लैब का, उनसे कंपेयर करके बता दीजिए आप। अच्छा, अगर वो इनडायरेक्ट टैक्स 28%, हमारे यहाँ भी तो यूपीए सरकार 28% और 30% लेती थी इनडायरेक्ट टैक्स हर चीज में। हमने खाद्यान्न में 5% ठीक है। कई आइटम में। अनुराग भदौरिया, गणित समझ में आया आपको? देखिए संदीप जी, एक आम आदमी जो होता है, जो गांव में रहता है बेचारा गरीब आदमी, उसको ना ये कॉर्पोरेट टैक्स समझ में आता है, ना जीएसटी समझ में आता है, ना वेट समझ में आता है, ना सेंट्रल एक्साइज टैक्स समझ में आता है। उसकी एक चीज समझ में आती है कि बेचारा वो महंगाई के मार से मारा जा रहा है और डीजल पेट्रोल की कीमत 110, 105 रुपए, 115 रुपए हुई। उसको इतना समझ में आता है कि उसकी जेब से पैसा जा रहा है और वो भूखमरी के स्टेज पे आके खड़ा हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आप बोल रहे हो तो वो आपको गणित समझा रहे हैं, वो गणित समझा रहे हैं जो जनता की समझ में नहीं आएगा। और बेचारे हकलाने भी लगते हैं, परेशान भी है, जवाब देंगे तो कहां से देंगे, क्योंकि जवाब है ही नहीं। और बार बार एक ही चीज कहते हैं, जन कल्याणकारी योजना, जन नहीं, पर वो तो कर रही है ना, उसी के दम पर बीजेपी सत्ता पर काबिज भी है, इसलिए 17 राज्यों में राज भी कर रही है। तो वही मैं कह रहा हूं, तो जो झूठ बोलने वाले लोग होते हैं यही लोग। अभी सिलेंडर कोई सर पे लेके घूम रहा था, कोई प्रधानमंत्री जी यहाँ पे, राजनाथ सिंह जी, स्मृति ईरानी जी क्या क्या कहते थे कि पेट्रोल डीजल की कीमत, आपकी बार मोदी सरकार, क्या क्या हल्ला मचाया जाता था। आज आवाज नहीं निकलती, इतनी जगह पे ये लोग दौड़े में जाते हैं, अपनी स्पीच देते हैं, एक बार महंगाई की बात नहीं करते। और सरदाना जी यहाँ कह रहे थे जूते कपड़े सस्ते हो गए। अरे भैया कहाँ सस्ते हो गए, आपको मिलने होंगे। देखिए जब मजाक, आप मार्केट जाइए तो सही, आदमी ने कपड़े जूते लायक खरीदने लायक बचा ही नहीं है। वो बेचारा कैसे जिंदगी जी रहा है, उनके घर में झांक के देखिए। जो उसके घरों में झांकना नहीं चाह रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो सिर्फ इस बात पे जनता का ध्यान। आप तो बधाई के पात्र हैं, तो कम से कम आपके यहाँ डिबेट भी हो रही है और आपके यहाँ वो प्रवक्ता आएंगे भी नहीं बीजेपी के। वो देखिए दूसरे चैनल में कैसे नफरत की राजनीति में बिजी है, उन्हें फुर्सत ही नहीं है। लोगों का ध्यान भटकाने में पूरी तरह माहिर है और गरीब जनता इसी तरह से तराई तराई और परेशान है और टूट चुकी है। इतनी टूट क्या चुकी है आम कि आपको आदमी टूट बेचारा गया बोलना है, भी वो नहीं चाह रही बेदम है। हो गया है, दम निकल गया है, सड़कों पर प्रदर्शन नहीं है, या बीजेपी ये समझाने में कामयाब रही है कि जो ये पैसा आ रहा है, इस पैसे का इस्तेमाल जन कल्याणकारी नीतियों में हो रहा है, पारदर्शी तरीके से हो रहा है, ईमानदारी से हो रहा है। देखिए ऐसा नहीं है। देखिए पूरी जनता पूरी अच्छी तरह जानती है और समाजवादी लोग हमेशा रोड पे हैं, पूरा संघर्ष कर रहे हैं और ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तानाशाही अपना रही इस देश के अंदर में, क्योंकि कंट्रोल करके हर चीज को अपने हिसाब से मोल्ड कर रही है, अपनी खबरें भी अपने हिसाब से मोल्ड कर रही है, तो बहुत सी चीजें जनता तक पहुंचने देना नहीं चाहती। लेकिन इसका गलतफहमी है भारतीय जनता पार्टी को। जनता सब समझती है, आने दीजिए, समय आने पे जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। नहीं, वो मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। केसी त्यागी साहब, आखिरी सवाल, वो चुनाव तय करते हैं, तो ये चुनाव से पहले 2 महीने बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के लिए। तो जो हमने मार्च और अप्रैल इस साल देखा, जब 5 राज्यों में चुनाव थे, असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरला में, 64 दिन ये भगवान, ये बाजार शांत हो गया, तेल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। ये उसकी भी तैयारी है क्या कि अगले 60 दिन हर रोज ये ऐसे ही दाम बढ़ते रहेंगे, चुनाव आएंगे, फिर चुप्पी साध जाएंगे? संदीप जी, सबसे पुराने और सबसे विश्वस्त मित्र पार्टी होने के नाते हम अपनी सहयोगी पार्टी को सुझाव देना चाहते हैं, बहुत विनम्रता के साथ और बहुत आग्रह के साथ, कि ये मामूली आदमी की ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं।
अनफ इज अनफ नाउ। और जो अतिरिक्त वृद्धि हुई है, एक तो हम चाहते हैं वो वापस होनी चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश और खास तौर से पंजाब का जो किसान है, जिसकी लाइफ लाइन है डीजल, उस पे फर्क पड़े। इनफ इज इनफ कह रहे हैं केसी त्यागी साहब। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था एक बार, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। क्या आम आदमी की बर्दाश्त की हद आ गई है? क्या सरकार को कदम उठाने चाहिए, सब कुछ बाजार के हवाले कर दिया जाए, या इंटरवेंशन की जरूरत होती है जब आम आदमी की पीड़ा बढ़ने लगे? तो कम से कम इस पर चर्चा तो हो कि एक्साइज घटाएं, वैट में कमी करें या जीएसटी के दायरे में लाएं। चुप्पी क्यों? सरकार को इन सवालों के जवाब जरूर देने चाहिए। नमस्कार।